नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर वेलकम करता हूं। और आप सभी पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का क्लास 12th में, जिसका नाम है आप इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में, पोटेंशियल के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग में कई सारे वीडियोस आपके अपलोड हो चुके हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ चुका है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में और वर्क डन कैसे निकालते हैं, सब की चीज़ों के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से चीज़ों को देख लिया है। तो आज का जो अपना टॉपिक है तो संधारित्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, परावैद्युत के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसकी भूमिका बनाने के लिए कुछ चीज़ें हमें जानना होगा। चलिए हम इसकी एक समझ पहले डेवलप करते हैं। और आप लोगों से मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ इस क्लास में आपको डिलीवर किया जाता है, उसकी नोट्स बनाने के लिए मैं 3 बुक्स को प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ। NCERT, बालाजी और नगीन प्रकाशन की। तो NCERT को आप सिर्फ और सिर्फ फॉलो करेंगे सिलेबस को देखने के लिए। बालाजी या नगीन को आप यूज करेंगे फॉर द नोट्स प्रिपरेशन के लिए। नोट्स बनाना है आपको तो इन दोनों बुक को आप प्रेफर करेंगे। वैसे हम नॉर्मली यहाँ पे डेफिनेशन भी आपको, न्यूमेरिकल में क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं, डेरिवेशन भी करा देते हैं, लेकिन फिर भी एक गाइडलाइन ऑफ द बुक के लिए हम प्रेस्क्राइब आपको कर रहे हैं कि बालाजी की पब्लिकेशन की बुक या फिर नगीन पब्लिकेशन की बुक को आप जरूर रीड करें, ठीक है। और यहाँ पर आपकी इस क्लास में देखिए हम हर चीज़ों को बिल्कुल अप टू डेट चीज़ों को लेकर के चलेंगे और पूरा कोर्स कंप्लीट करने का आपसे पूरा वादा है। हम क्लास 12 फिजिक्स की पूरा सिलेबस आपका टाइमली एंड करेंगे। टाइम क्या है आपका? 31 जनवरी 2021 तक हम पूरे कोर्स को एंड अप करेंगे। साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए, NCERT क्वेश्चंस हो गए, सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, इन सभी चीज़ों को लेकर के चला जाएगा। ओके, तो और हाँ एक चीज़ है कि आप लोग चैनल पे देखिए लाइक वगैरह कम आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक को भी करिए और कमेंट करिए, चीज़ों को बताइए, फीडबैक दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिले। और जितने भी लोग आप इस चैनल को देख रहे हैं और जिन्होंने भी लाइक नहीं किया हुआ, पहले तो लाइक कर दे चैनल को। ओके, लाइक करिए, वही आपके लिए मेहनत किया जा रहा है इस लॉकडाउन पैंडेमिक सिचुएशंस में, जहां आपका कुछ नहीं लगना है, सिर्फ और सिर्फ आपको लाइक करना है। अगर आपको कुछ फीडबैक देना है, ठीक लगे तो आप कमेंट करिए और औरों तक पहुंचाइए इस बात को, सब आप इसको शेयर करिए, तो ये चीज़ जरूरी होता है भाई। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है अपना, उसका नाम है संधारित्र। संधारित्र इसको इन इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर। चलिए इस टॉपिक को समझने के पहले हम एक भूमिका बनाएंगे। हम कैसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ छोटे छोटे चीजों को समझें, तब ये टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आएगा। ओके, देखिए पहले समझेंगे चालक क्या होता है। चालक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर। चालक या कंडक्टर, देखिए आप सभी लोग यूपी रोडवेज में तो बैठे ही होंगे, तो वहां पर एक ड्राइवर होता है बस को चलाने वाला और एक होता है कंडक्टर होता है। इस कंडक्टर का भी फंक्शन उसी रोडवेज बस वाले कंडक्टर के कुछ जैसा ही है। जैसे हम अगर आपसे पूछें कि जो रोडवेज बसों में जो कंडक्टर होता है, जो आपको टिकट देता है, वो
आप कह सकते हैं कि उसका काम क्या है। मैंने तो फिलहाल बोल दिया टिकट काटने का, लेकिन फिर भी वो आपको किस चीज की परमिट प्रोवाइड करता है। आप सभी ने बस में ट्रैवल किया होगा, तो जो कंडक्टर होता है, जो बस के अंदर यात्री होते हैं, उनको टिकट देता है, और टिकट इस बात की परमिशन देता है कि आप बस में ट्रैवल कर सकते हैं, आपको यात्रा करने के लिए सक्षम बनाता है, आपको परमिट देता है। कौन? कंडक्टर। अब इस कंडक्टर का मतलब क्या है? तो फिलहाल इस कंडक्टर को हम चालक कहते हैं हिंदी में। वहां पर कंडक्टर का मतलब शायद परिचालक से होता है, लेकिन आप यहाँ पे समझेंगे कंडक्टर। तो बसों में क्या होता है कि रोडवेज बसों में जो कंडक्टर होता है वो कहीं ना कहीं आपको, मतलब यात्रियों को, बस के अंदर ट्रैवल करने की परमिशन देता है। द कंडक्टर ऑफ द बस गिव परमिट्स द पैसेंजर टू ट्रैवल ऑन द रोड। तो इस कंडक्टर का मतलब क्या होता है? यह कंडक्टर क्या करता है कि धारा को बहने की परमिशन देता है। अब बात को समझेंगे। आवेशों का गतिमान इसके अंदर होता है। इसके अंदर किसका परमिशन होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, आवेशों के गतिमान, आवेशों को गति प्रदान करने की अनुमति देता है। आवेश को गति प्रदान करता है किसके अंदर? अपने अंदर। इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर जो होते हैं, जिसको हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, उसके भीतर आवेश क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। गति करने की परमिशन कौन देता है? कंडक्टर देते हैं। बातें समझ में आ गई हैं? मैंने क्या बताया कि चालक या यूं कहें कंडक्टर किस बात की परमिशन देता है हमें इन फिजिक्स में? तो आप कहेंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब जैसे मैंने कहा कि ए आपका कंडक्टर है, और इस कंडक्टर अगर है तो इसके अंदर आवेश क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है? तो कह सकते हैं कि कंडक्टर इज अ सब्सटेंस विच अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज विद इन। तो क्या होता है कि आवेश या आपका जो चालक या कंडक्टर होते हैं, वो अपने भीतर आवेशों की गति को परमिशन देते हैं कि उसके अंदर फ्लो कर सकते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल देखना चाहें, क्या हो जाएंगे इसके कुछ उदाहरण अगर आप देखेंगे। जैसे आपके जितने भी वायर जिसके बने होते हैं, आप तारों को देखेंगे, जैसे कॉपर हो गया, तांबा, चांदी, सोना, ठीक है, ये सब क्या होते हैं आपके, आदि और बहुत सारी चीजें होती हैं ETC। तो ये सब आपके चालक होते हैं। चालक होने से तात्पर्य अपना क्या है कि इनके अंदर से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज होता है। इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए, अब कुछ ऐसे भी तत्व होंगे, कुछ ऐसे भी हमारे पदार्थ होंगे जिनके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो। उनको किस नाम से जानते हैं? आइए उसको देखते हैं। एक चालक होता है तो दूसरा अचालक भी होगा। जरूरी नहीं है कि सभी तत्व, सभी पदार्थ इलेक्ट्रॉन या आवेशों के फ्लो को माने। एक होता अचालक, अचालक, इसको इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर, देखिए इंग्लिश में इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कहें या हिंदी में इसको परावैद्युतांक कहते हैं या परावैद्युत कहते हैं। इसको किस नाम से जानेंगे? परावैद्युत कहते हैं। इसको परावैद्युत कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो देखिए, चालक मैंने क्या बताया था? जिसके अंदर से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, फ्लो ऑफ आवेश हो, आवेशों का गति हो जिस पदार्थ के भीतर। तो अचालक क्या होंगे? इसके अंदर नहीं होता है। तो इसके अंदर
आवेश की गति, तो आवेश की गति अचालक के अंदर क्या होती है? नहीं होती है। इसके भीतर कोई भी फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं होता है, तो अचालक के अंदर धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। मैंने क्या बताया कि अचालक या इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर, या इनको एक नाम से और जानेंगे डाइलेक्ट्रिक के नाम से, जिसको परावैद्युत कहते हैं, और आवेश की गति इसके भीतर नहीं होती है। ये बात आपको समझ में आ गई है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं अचालक के, जैसे रबड़, एग्जाम्पल आप इसका देखना चाहें, रबर हो गया, कांच, प्लास्टिक, etc, ये सब क्या है? आपके इंसुलेटर होते हैं। ओके, चलिए कुछ बातें और जानते हैं। अब देखिए, आवेशों को भी अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो उसको दो तरीके से करेंगे। आवेशों को दो प्रकार से इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर हम आवेश, जिसको हम चार्ज कहते हैं, इसको हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, पहला होता हमारा फ्री चार्ज, जिसको हिंदी में कहेंगे मुक्त आवेश। दूसरा होता है बाउंड इलेक्ट्रॉन, बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज, यह हम जिसको कहेंगे हिंदी में कि बद्ध आवेश। बद्ध आवेश, इसको समझेंगे क्या है। मुक्त आवेश क्या होती हैं और बद्ध आवेश क्या होते हैं। जैसे देखिए, जैसे आप लोग गांव में रहते होंगे तो गांव में आप देखते होंगे कि जो जानवर होते हैं, जैसे गाय हो गए, बैल हो गए या भैंस, तो इनको हम क्या करते हैं कि किसी न किसी खूंटी से इनको बांध के रखा जाता है। जैसे आपका कोई जानवर हो गया, काऊ है, तो इसको हम क्या करेंगे? किसी रस्सी से, खूंटी से इसको क्या किया जाता है? बांधा जाता है। तो ये क्या हो गया? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन हो गया। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट कुछ यहीं से सीखेंगे। तो मैं अगर आपसे पूछूं तो ये गाय ये कहां तक जा सकती है, तो आप कहेंगे ये मतलब अगर ये परिक्रमा करना चाहे, घूमना चाहे तो घूम सकती है। तो आप कहेंगे कि सर जितना इसकी रस्सी है उसी परिधि में चारों तरफ घूमेगी। अगर इसकी रेडियस r है रस्सी की, जिससे गाय आपकी बांधी गई है, तो उसी परिधि में क्या करेगी? चक्कर लगाएगी चारों तरफ। यही होगा ना। अगर गाय आपकी बांधी गई है किसी रस्सी r से, r है, मान लीजिए रस्सी की दूरी कितनी है? r है। तो ये जो गाय है कितना दूरी घूमेगा? तो आप कहेंगे जिसकी जितना इसकी परिधि होगी, r त्रिज्या की परिधि से पूरा क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। लेकिन अगर यही गाय फ्री होती, बांधी ना गई होती, अगर ये गाय आपकी बांधी ना गई होती तो ये गाय आपकी फ्री है, कहीं पर भी चक्कर लगा सकती है जैसा इसका मन करे। तो देखिए यहां पर ये कहानी बताने के पीछे क्या लॉजिक है। जैसा अगर आपसे पूछे हम कि धारा क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में या प्रीवियस क्लासेस में जरूर पढ़े होंगे कि धारा क्या है। तो धारा कहते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर। देखिए अगर आपसे पूछे हम कि आई क्या है, तो आप कहते हैं Q/T होता है। Q/T होता है, तो इसका मतलब है कि आवेश के प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। लेकिन एक चीज आप समझिए, यहां पर अगर हम डेफिनेशन को एग्जैक्ट रूप से डिफाइन करना चाहें तो
तो यहां पर सिर्फ आवेश कहने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ आप नहीं कह सकते कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इससे कहने से सिर्फ काम चलने वाला नहीं है, कुछ बातें हमें जोड़नी पड़ेगी। कभी भी जो आपका धारा उत्पन्न होता है वो बंधे इलेक्ट्रॉनों से नहीं होगा, बल्कि मुक्त आवेशों के प्रवाह के दर से ही आपकी धारा उत्पन्न होती है। फिर से समझिए, यहां पर जो आवेश है वो किस प्रकार का है, वो आपका फ्री आवेश है, मुक्त आवेश है, ना कि आपका बाउंडेड आवेश होता है। देखिए क्या समझा हम लोगों ने, मैंने क्या बताया कि जो आप पढ़ते थे कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यों क्या होता था, आवेश होता था, टी आपका समय होता था। तो परिभाषित कुछ इस तरीके से करते थे कि जो वैद्युत धारा है आपकी वो आवेश के प्रवाह की दर है। लेकिन सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा, हमें एक बात जोड़नी पड़ेगी कि आवेश ही नहीं बल्कि मुक्त आवेश के प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। बात समझ में आई? फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, तो यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो धारा में जिस आवेश की जरूरत होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, ना कि बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, बद्ध आवेश होते हैं। क्लियर है? चलिए आज के मेन टॉपिक पर हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए, मैंने आपको समझ बनाने के लिए इन सब चीजों को बताया आपको। चलिए आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए, लिखिए वैद्युत धारिता की अभिधारणा। वैद्युत धारिता की अभिधारणा और उसकी परिभाषा इंग्लिश में आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। इंग्लिश में क्या लगाएंगे? कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। हेडिंग लगा लिया आप लोगों ने? चलिए अब इसको समझते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछा जाए वैद्युत धारिता क्या है, देखिए यहां पे एक शब्द आपको नया मिला होगा, वैद्युत धारिता, और इंग्लिश में आपको मिला होगा कैपेसिटेंस। तो ये क्या है? इसको कहते हैं, यह एक क्षमता है, इट इज अ कैपेसिटी। वैद्युत धारिता क्या है आपकी? एक क्षमता है। किस चीज की क्षमता है? आवेशों को संरक्षण करने की क्षमता है, आवेशों का संग्रहण करने की क्षमता है, स्टोर करने की क्षमता है। फिर से समझिए, अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत धारिता क्या है, तो वैद्युत धारिता किसी चालक की आवेश संग्रहण करने की क्षमता होती है। हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। देखिए अगर आप इसका परिभाषा लिखना चाहें, डेफिनेशन अगर आप इसका लिखना चाहें तो किसी
चालक किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश उस चालक की वैद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता है, का संग्रहण बोले तो आप इसको सिंपली समझ सकते हैं, स्टोर करने की क्षमता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर समझा रहे हैं फिर से। देखिए समझते हैं, आपको यहां डेफिनेशन लिखा हुआ है किसकी, वैद्युत धारिता की। किसी चालक की जो वैद्युत धारिता होती है, कैपेसिटेंस होती है, वो क्या होती है, उस चालक की वैद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता होती है। मतलब कि कैपेसिटेंस may be defined in consider of any conductor. We can say that it is a capacity of charge storing. ये हम सिंपली कह सकते हैं किसी चालक के आवेश संग्रहण करने की जो क्षमता है वही वैद्युत धारिता है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस में, एकदम सरल वाक्यों में हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि किसी चालक की आवेश, कोई चालक है, आवेश को संग्रहण करने की जो क्षमता है, the ability of storing the charge of a conductor is known as electrical capacitance. बात समझ में आ गई है? मतलब कोई चालक है, आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है वही उसकी धारिता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? वही उसकी वैद्युत धारिता है। तो अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे? अगर हम गणितीय रूप से इसको समझें तो कैसे समझते हैं, देखिए। मान लीजिए कोई चालक है, मान लिया आपने, ये कोई चालक है, कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर को अगर हम आवेश देते हैं, क्योंकि क्या बोला गया है इसमें कि चालक की वैद्युत आवेश, देखिए यहां पे डेफिनेशन आपको दिया गया है कि किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश का संग्रहण, मतलब स्टोर, संग्रहण सिंपली हम समझें, स्टोर मतलब अपने पास रखने के लिए करने की क्षमता है, करने की क्षमता है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका कोई कंडक्टर है, मैंने एक कंडक्टर ले लिया, एक चालक लिया। अब हम इस चालक को क्या करेंगे, आवेशित करेंगे, इसको प्रोवाइड क्या करेंगे, इसको क्या देंगे, चार्ज देंगे। मैंने इसको चार्ज दिया, मैंने इसको क्या प्रोवाइड करना शुरू किया, आवेश। अगर आप किसी चालक को आवेश देंगे तो उसका विभव क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात को समझिए, अगर हम किसी चालक को आवेश प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम किसी चालक को क्यों दे रहे हैं, तो उसकी एवज में हमें क्या मिलेगा, हमारा जो आवेश होगा, हमारा मतलब इस जो चालक का आवेश, इस चालक का जो विभव होगा, वैद्युत विभव होगा V, वो इंक्रीज कर जाएगा। मैंने क्या बताया कि अगर हम किसी चालक को आवेश दे रहे हैं, यही कोई चालक है, अब हम इसको क्यों दे रहे हैं, और लोग क्यों 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 ढेर सारा मैंने आवेश दे दिया, तो इसका विभव क्या हो जाएगा, V आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो हम यहां से एक बात कह सकते हैं, मैंने क्या कहा, तो यहां से एक निष्कर्ष निकल सकता है कि यदि हम किसी चालक को आवेश प्रोवाइड करते हैं, आवेश देते हैं, तो उसका विभव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो हम इसको गणितीय रूप से परिभाषित करते हैं। देखिए,
यदि किसी चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में V की वृद्धि होती है। V की वृद्धि होती है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो यहां से हम कह सकते हैं कि हम जैसे जैसे क्यों देते जाएंगे चालक को, वैसे वैसे उसका V बढ़ता जाएगा। और आपको पता है कि जब कभी भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो बराबर का साइन लाएंगे, और एक कांस्टेंट लेकर के आते हैं तो यहां कांस्टेंट मैंने C लेकर के आया। ओके, C क्या है आपका? जहां C क्या है लिखेंगे, जहां C एक नियतांक है, जहां C एक नियतांक है जिसको चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं, जिसको चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। देखिए यहीं से कैपेसिटेंस की परिभाषा निकलेगी गणितीय रूप से। क्या कहते हैं उसको? वैद्युत धारिता कहते हैं। इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें आप। ओके, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। जितनी भी बातें यहां पे आपको बताएं, आप सारी बातों को लिखा करिए, कोई भी चीज छोड़िए मत। देखिए यहां पर बताई गई जितनी भी बातें हैं सब के सब एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बताई जाती हैं। तो लिखिए, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्यों को हम परिभाषित करते हैं। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम सी की डेफिनेशन निकालेंगे। तो देखिए हमने क्या निकाला था कि Q इज इक्वल टू सी वी, यही निकला था आपका। तो यहां से C बराबर कितना आ जाएगा? Q अपॉन V आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं? तो लिखेंगे किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश कितना आवेश दिया गया था? Q, तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि को कहते हैं। विभव में
होने वाले वृद्धि को कहते हैं। यहां एक शब्द है वृद्धि, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, तो यहां से अगर आप सी को डिफाइन करना चाहें, सी क्या है, यही कैपेसिटेंस। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, किसी चालक की वैद्युत धारिता, यही है Q अपॉन V को ही हम डिफाइन कर रहे हैं। चालक को दिए गए आवेश, क्यों, चालक के विभव, विभव में आप V लिख सकते हैं यहाँ पे, V में होने वाली वृद्धि को कहते हैं। मतलब Q अपॉन V ही आपका क्या है, C है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहां से अगर हम इसका यूनिट निकालना चाहें, मात्रक, देखिए मात्रक की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए Q क्या है, आपका चार्ज है, आवेश है, तो कूलाम हो जाएगा, कूलाम। और V क्या है, विभव, तो वोल्ट हो जाएगा। तो यहां से मात्रक क्या निकलता है। वैसे एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसका जो यसाई मात्रक होता है वो फैरड होता है, और हम यहां से वोल्ट पर मीटर लिख लेते हैं, लिख लेंगे नोट में। सी का एसआई मात्रक क्या होता है, फैरड होता है, फैरड, फैरड होता है। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, अगर हम मात्रक इसका लिखना चाहें यूनिट, फॉर्मूले से जो निकल कर आएगा कि 1 फैरड बराबर 1 कूलाम प्रति वोल्ट होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि फैरड इज इक्वल टू कूलाम पर वोल्ट। ये भी इसका मात्रक होता है, कूलाम पर वोल्ट होता है। इतना लिख लीजिए आप लोग। मतलब यहां से कह सकते हैं कि 1 फैरड इज इक्वल टू 1 कूलाम पर वोल्ट। इतना हम नोट डाउन कर लें। स्क्रीन शॉट चाहे तो आप ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। लेकिन व्यवहार में हम कुछ और मात्रकों का यूज करते हैं, उसको भी देख लीजिए आप लोग। व्यवहार में हम लोग फैरड नहीं यूज करेंगे, फैरड से छोटी मात्रक होती है, माइक्रो फैरड हो गया, पिको फैरड हो गया, इनको यूज करते हैं। तो इनको भी देख लेते हैं, लिख लीजिए 1 माइक्रो फैरड। माइक्रो फैरड मतलब हो गया म्यू एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 के घाते -6 फैरड, -6 फैरड। ओके, अगला लिख लीजिए 1 पिको फैरड। वन पिको फैरड कितना होता है, 10 के घाते -12 फैरड। और हम पिको फैरड को ही माइक्रो फैरड के नाम से भी जानते हैं, एक बात ध्यान में रखिएगा यहाँ पे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1 माइक्रो फैरड, म्यू 2 बार लगेगा, F इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 फैरड होता है। इसको भी लिख लें, व्यवहार में हम इसी का यूज करते हैं और अक्सर एग्जाम में आ जाया करता है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अगर इसकी बीमा हम लोग देखना चाहें तो बीमा भी चलिए देख लेते हैं। इतना लिख लीजिए पहले आप लोग।
चलिए इसके डायमेंशन फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। बीमा, तो यहां पे लिखेंगे सी की बीमा, इसके डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, इतना लिख लें पहले। तो आपको बताया गया था कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो C का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, Q कितना होता है IT, I मतलब एम्पियर, टाइम मतलब सेकंड, और V का विभव कितना होता है, V का जो होता है ml स्क्वायर t का पावर -3 A इनवर्स होती है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, देखिए यहाँ पे, तो C का जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m इनवर्स, t ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा t का पावर -2, और ये ऊपर जाएगा तो l का पावर -2 हो जाएगा, और t का पावर कितना हो जाएगा 4, और a कितना हो जाएगा, इनवर्स से इधर है तो a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, पावर 4। ओके, इसको लिख लीजिए, ये आपका C का डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो ये सब चीजें पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, तो इनको भी आप लोग ध्यान में रखिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले लो। चलिए अब आप सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे। अगला मेन जो टॉपिक है, एक बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया चीज, चलिए अगले मेन टॉपिक पर आते हैं। हेडिंग लगा लेंगे सभी लोग। विलगित गोलीय लिखेंगे, विलगित गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता, इसको इंग्लिश में लिखेंगे कैपेसिटी, इंग्लिश में हेडिंग लगा लीजिए कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। हेडिंग आप लोग लगाइए, फिर समझा रहे हैं इसको। ओके, देखिए यहां पे आपको मैंने बताया था कि अगर हम कोई चालक हो और उसको हम क्यों आवेश दे रहे हो, अगर हम उसको क्यों आवेश दे रहे हैं तो उसके विभव में V की वृद्धि होती है। ये बात आपको मैंने बताया था पिछले टॉपिक में। मैंने क्या बताया कि अगर आप किसी चालक को क्यों आवेश देते हैं तो उसके विभव में V की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझते हैं। यहां पर एक चीज कहा गया कि विलगित गोलीय चालक, पहले इसी को बना लेते हैं।
देखिए मैं यहां पर बना रहे हैं आपको, ये आपका कोई विलगित गोलीय चालक है, इसका एक केंद्र है O, इसके केंद्र में प्लस क्यू आवेश रखा गया है। अगर केंद्र है, अगर एक कोई गोलीय चालक है तो इसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी। इसकी त्रिज्या मैंने मान लिया A है, इसकी त्रिज्या कितनी है? A है। ठीक, अब इस गोलीय चालक को, विलगित गोलीय चालक को हम आवेश देते हैं। इसके गोलीय चालक को हमने आवेश दिया, क्यों अगर आवेश हम इसको देते हैं, सॉरी यहां सेंटर पे नहीं रखा गया है, इसको अगर क्यों आवेश देंगे तो इसके परिधि पर क्यों आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। हमने किया क्या कि एक विलगित गोलीय चालक है जिसको हमने क्यों आवेश दिया, और चालक की जो विलगित चालक है आपका स्फेरिकल जो कैपेसिटर है जिसकी रेडियस a है, उसको मैंने क्यों आवेश दे दिया। क्लियर है? अगर मैंने इसको क्यों आवेश दिया और इसकी त्रिज्या कितनी है? a है, तो इसके विभव का मान कितना होगा? तो मैं विभव में अगर वृद्धि तब गोलीय चालक की वैद्युत। देखिए अगर ऐसा मैंने किया तब गोलीय चालक का विभव जो V है वो किसके बराबर होगा? V इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, अगर हम इसको के परावैद्युत में रखे हैं तो कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q अपॉन A। इतनी पोटेंशियल जनरेट हो जाएगी, इतना वोल्ट आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। देखिए यहां पर क्यों आवेश है, A दूरी है, तो इसका टोटल विभव कितना हो जाएगा? 1/4πε0 K Q अपॉन A वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, यहां पे लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि C बराबर कितना होता है? Q अपॉन V होता है। इसको हम इसी से लिखते, देखिए यहाँ पे C बराबर कितना होता है? Q अपॉन V होता है। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। इसको देखो आगे वाले लेक्चर, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था। तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, यहां से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू V का मान आप उठा के रख दीजिए यहां पे। यहां पर C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V की वैल्यू कितनी है? Q अपॉन 4πε0 K A। तो Q से Q कैंसिल हो गया और यहां पर C बराबर कितना आ गया? 4πε0 K A के बराबर होता है। तो यहां से देखिए कैपेसिटेंस कितना निकल करके आ रहा है, यहां पे इतना फैराड आ रहा है। कितना आया? C आपका आया है 4πε0 K A। तो इतनी चीजें देखिए आपकी क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जो संधारिता होती है किसी विलगित गोलीय संधारिता की, वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है? A, मतलब त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि जो C है वो अनुक्रमानुपाती किसके है? त्रिज्या के है, रेडियस के है। तो यहाँ पे हम एक बात लिखेंगे नोट में,
आप यहीं पे लिख लेंगे नोट में इस बात को। नोट क्या लगाएंगे, नोट में आप लिखिए गोलीय चालक की धारिता गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए यहां पे कोई अगर गोलीय चालक है अपना, ठीक, कोई अगर गोलीय चालक है और जिसकी त्रिज्या a है, उसकी कैपेसिटेंस कितना निकल करके आया था संधारित्र C बराबर 4πε0 KA। तो 4πε0 K क्या है आपका कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है C जो होता है वो अनुक्रमानुपाती किसके होगा, त्रिज्या के, C अनुक्रमानुपाती A। और इसी बात को मैंने यहाँ नोटेशन में लिखवाया है नोट में कि गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। आप इतनी बात को स्क्रीनशॉट ले लें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां पे। ओके, तो देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या सीखा कि जो आपका आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर होता है और उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो रेडियस के अनुक्रमानुपाती होती है, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब यहां से देखिए, अगर हम जो आपको परावैद्युत बताए थे के, उसको परिभाषित मैंने कई तरीके से किया था। एक तो आपको कूलाम्बिक बल के आधार पर किया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आधार पर किया था, अब हम संधारित्र के आधार पर करेंगे। देखिए कैसे करते हैं इसको, देखिए इतनी बात समझ में आ गई, इरेज कर रहे हैं। अब देखिए क्या देखा अभी अभी हम लोगों ने, we know that C बराबर हमें कितना मिला था, 4πε0 के ए आपकी त्रिज्या थी, यही मिला था। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। यदि k बराबर 1 हो जाए तो C किस में परिवर्तित हो जाएगा, C0 में। ठीक है, C0 मान लेते हैं। अगर आप निर्वात में लेके चल रहे हो तो यहां से C0 बराबर कितना आ गया, 4πε0 A हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हम ले लिए इसको, इक्वेशन नंबर 2 मैंने ले लिया। ओके, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दें, इक्वेशन नंबर, समीकरण 1 को हम भाग दे दें समीकरण 2 से, तो क्या निकल करके आएगा, C/C0 इज इक्वल टू K। तो यहां से हम K की परिभाषा भी दे सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका K होता है, परावैद्युतांक होता है, वो किसके बराबर होगा कि कैपेसिटेंस का मान किसी माध्यम में बटा कैपेसिटेंस का मान निर्वात या वायु में। तो इसको एक सेंटेंस में हम लिख रहे हैं, यहां पे लिखेंगे किसी माध्यम के, इसके डेफिनेशन को लिखेंगे, किसी
किसी माध्यम के किसी माध्यम में लिख लीजिए में गोलीय चालक की धारिता गोलीय चालक की धारिता C तथा निर्वात अथवा वायु में उसी चालक की धारिता कितना हो जाएगा C0 का अनुपात उस माध्यम के परावैद्युतांक K के बराबर होती है। K के बराबर होती है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं चीज़ों को, और मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में हम और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इसके आगे के टॉपिक को। कैपेसिटेंस, हम अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी लोग इस चैनल को भी और सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करते रहें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।